Hello guys. So in this video we will discuss about some questions. Before starting uh, to discuss about the questions, I'll tell you one thing. uh, आज की जो वीडियो में we will discuss उसमें सिर्फ क्वेश्चंस नहीं होंगे. I'll discuss all the concept around that particular questions which will cover entire chapter. तो आज जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं you can see them in exam either directly or related concepts. अगर इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से सोल्व कर लिया तो एग्जाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं यू कैन डू देम इजीली रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक. तो जैसे मान लो 30 क्वेश्चंस है तो 30 टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे. लगभग छोटे छोटे टॉपिक्स आई एम टॉकिंग अबाउट सब टॉपिक्स और मैक्सिमम चांसेस है इन्हीं टॉपिक्स से आने के. सो बेसिकली हम सिर्फ एक क्वेश्चंस को ही सोल्व नहीं करेंगे. वी विल डिस्कस ऑल द प्रोबेबल concept around that particular question. So the first question is, before doing the apnea test for brainstem death confirmation in an adult donor, which of the following is essential prerequisite? अब देखो, first of all we will discuss about what does mean by apnea test. apnea test, देखो इस apnea test में क्या होता है कि a bedside test to see if the brain can still ट्रिगर ब्रीदिंग, क्या ब्रेथ ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है. मीनिंग ऑफ एपनिया का मतलब होता है नो ब्रीदिंग. ठीक है. और एपनिया टेस्ट में क्या होता है कि बेड साइड टेस्ट होता है. उसमें ये हम देखते हैं कि हम इसको ट्रिगर करते हैं कि ब्रीदिंग ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है. इसमें क्या करते हैं कि मान लो ये आपका वेंटिलेटर है एंड जो भी पेशेंट है वो लेटा हुआ है, तो डॉक्टर विल रिमूव द वेंटिलेटर, डिस्कनेक्ट द वेंटिलेटर फॉर सम टाइम्स. और उसके बाद में देखा जाता है कि क्या जो अपने उस पेशेंट की बॉडी में जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक सर्टन लेवल तक राइज कर रहा है या नहीं कर रहा है. फर्स्ट थिंग इज दैट. द सेकंड, क्या इस टाइम में जो पेशेंट से क्या एटलीस्ट वो एक भी बार ब्रीथ लिया है या नहीं लिया है, सांस लिया है या नहीं लिया है. ठीक है. इट सजेस्ट द ब्रेन स्टेम इज नॉट, अगर वो ब्रीथ नहीं लेता है, still the patient does not take even one breath, then it is suggested that this brain stem is not working. So prerequisite में इनका मतलब क्या होता है, ऐसी कंडीशन जो सेटिस्फाइड हो बिफोर द टेस्ट इज स्टार्टेड. तो ये कंडीशंस हैं किसमें, एपनिया टेस्ट में. तो ये बोल रहे कि एपनिया टेस्ट में क्या क्या कंडीशन होती है. अब हम वी विल टॉक अबाउट सम कंसेप्ट इन दिस कि उसमें क्या क्या होगा. एपनिया टेस्ट से पहले हमारा जो बॉडी का जो कोर बॉडी टेम्परेचर है, कोर बॉडी टेम्परेचर है, वो क्या वार्म है या नहीं है. ठीक है. पहली कंडीशन ये होती है. ये इसमें यूजुअली क्या होता है ना, ये एटलीस्ट 35 to 36 डिग्री होना चाहिए मिनिमम. सेकंड वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लड प्रेशर्स. ठीक है. ब्लड प्रेशर की बात करें तो ये सिस्टोलिक होता है. ये ड्रग्स के द्वारा या वेसोप्रेसर्स के द्वारा यूज मतलब मेंटेन कर सकते हैं. ये इसका जो सिस्टोलिक होना चाहिए वो 90 मिलीग्राम Hg मरकरी में होना चाहिए इसका सिस्टोलिक. ये कुछ कंडीशंस है जो आपको याद रखनी पड़ेगी. और जो ऑक्सीजन है, तो क्या टेस्ट होने से पहले जो पेशेंट्स को है वो वेल ऑक्सीजनेटेड था या नहीं था. तो एक ऑक्सीजन की सिचुएशन देखी जाती है. ठीक है. और कोई भी सेडेक्टिव ड्रग्स नहीं दिया जाएगा उसमें, क्योंकि क्या होता है ना, मसल्स रिलैक्सेंट इंटरफेयरिंग होता है. अब बात करते हैं इसमें से ये पूछ रहा है कि बिफोर डूइंग द एपनिया टेस्ट ब्रेन स्टेम डेथ कंफर्मेशन इज एडल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल प्रीरिक्विजिट. तो सबसे पहले वी विल सी कि इसका आंसर क्या होगा. तो सीधा सीधा बात है, इसका आंसर कितना होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मस्ट बी एटलीस्ट 90 mmg विद और विदाउट ड्रग्स. इसके पीछे रीजन क्या है कि ये क्यों नहीं होना चाहिए. अगर देखो बी क्यों करेक्ट है, अगर ब्लड प्रेशर काफी लो है, अगर ब्लड का जो प्रेशर है वो काफी लो है, तो ब्रेन का और जो ऑर्गन है वो उनको क्या नहीं मिलेगा, आपको ब्लड नहीं मिलेगा. ठीक है. देन द पेशेंट में कोलैप्स ऑफ द टेस्ट कुड बिकम अनसेफ. सो उस चीज को स्टेबलाइज करने के लिए आपकी बीपी टू स्टेबलाइज बीपी, तो आपका ये कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 9 mmHg. ये इतना होना चाहिए. तो इसका आंसर होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका कितना होना चाहिए,
मस्ट बी एटलीस्ट 90 mmHg। अब बात करते हैं कि बाकी की क्यों गलत है। देखो, बेल इसमें कंडीशन बोला है कि कोर बॉडी टेम्परेचर मस्ट बी बेलो 34 डिग्री। 34 डिग्री का ये टू टू कोल्ड हो जाएगा, काफी ठंडा हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, जो लो टेम्परेचर है ना, इट कैन स्लो ब्रेन एक्टिविटी एंड कंफ्यूज रिजल्ट्स। तो ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट सी। पेशेंट मस्ट बी ब्रीदिंग स्पोनेंटेनियसली फॉर 5 मिनट्स। इसमें क्या होता है, एपनेटिस्ट जो होता है फॉर पेशेंट्स ऑलरेडी ऑन वेंटिलेटर होता है। ठीक है, इसमें वो खुद से कोई भी ब्रीदिंग नहीं लेते हैं। तो इसमें बोला है कि जो पेशेंट्स की तो ब्रीदिंग हर 5 मिनट में आ रही है, तो उसमें तो कोई ब्रीदिंग होनी नहीं चाहिए। तो ऑप्शन सी भी गलत है। अगर डी की बात करें, PaCO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये अबोव 60 mmg बिफोर स्टार्टिंग। ये जो टेस्ट होता है ना, यूजुअली स्टार्ट होता है एक नॉर्मल और नियर नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड के। देन वी अलाउ इट टू राइज ड्यूरिंग द टेस्ट। ठीक है, वो हम इसको मतलब जब अपने टेस्ट होता है ना, वो CO2 के नज़दीक होता है, फिर धीरे धीरे ड्यूरिंग द टेस्ट हम उसको राइज करते हैं। लेकिन इसमें बोला गया है कि PaCO2 मस्ट ऑलरेडी भी अबव 60 mm। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो ऑलरेडी वर्ड आने की वजह से ये बाकी के ऑप्शंस रॉन्ग है। तो ये याद रखना, अपने टेस्ट में क्या क्या कंडीशन होती है। इसमें ब्रीदिंग नहीं होती है, फिर धीरे धीरे देखा जाता है कि पेशेंट में ब्रीदिंग आ रही है नहीं आ रही है। फिर इसका जो ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 90 mmg के अबव से होना चाहिए। और जो उसका जो ऑक्सीजन कोर होना चाहिए वो 35 से 36 डिग्री के अबव ही होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, ये कंडीशन है। और PaCO2 वो धीरे 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 इंक्रीज होनी चाहिए। नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डोनर मेंटेनेंस से रिलेटेड है। मतलब आप अपना जो ब्रेन स्टेम डेथ है और कोमा उससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या है, विच फाइंडिंग बेस्ट डिफरेंशिएट ब्रेन स्टेम डेथ फ्रॉम डीप कोमा ड्यू टू ड्रग्स। देखो, बेसिकली जनरली लोगों को क्या लगता है कि जो कोमा है और ब्रेन स्टेम है वो सेम ही है। हमने सुना होगा, कोमा एक बहुत कॉमन वर्ड है। कोमा का मतलब क्या होता है, देखो कि पर्सन इज अनकॉन्शियस है बट कैन नॉट बी वॉकन बट ब्रेन में स्टिल बी वर्किंग। उसका ब्रेन तो कम से कम काम कर रहा है। ठीक है, पर्सन कैन नॉट वॉक और वेक अप। अब बात करते हैं ब्रेन स्टेम डेथ में क्या होता है। ब्रेन स्टेम डेथ में इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। ब्रेन स्टेम डेथ में क्या होगा कि उसका जो ब्रेन का जो फंक्शंस है, सारे जो फंक्शंस है वो क्या है, परमानेंटली और कंप्लीट लॉस हो चुके हैं। ठीक है, इसको ही हम क्या करेंगे, ब्रेन स्टेम के। ये इंडिया के जो थोटा एक्ट है उसके अंडर ब्रेन स्टेम डेथ को ऑलमोस्ट डेथ, और इट इज लीगली कंसिडर्ड एज ए डेथ, लीगली कंसिडर्ड एज ए डेथ मान लिया जाता है। पूरी तरीके से नहीं होता है देखो, क्योंकि इसका ट्रांसप्लांट होना पॉसिबल है, बट अकॉर्डिंग टू द थोटा एक्ट लीगली दिस इज लीगली कंसिडर्ड एज ए डेथ। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में वी विल डिस्कस अबाउट वन बाय वन। एक्चुअली क्या होता है, जो ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स है वो सिंपली ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स करता है, कंट्रोल बाय द ब्रेन स्टेम्स। हाउ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें कुछ टर्म्स आएगी। कॉर्नियल रिफ्लेक्स। कॉर्नियल रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, इफ आई टच योर आईज, अगर मैं आपकी आंखों को छूता हूं तो आपकी आंखें क्या करेगी, ब्लिंक करेगी। ठीक है, ये होगी, इसको बोलते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स। एक होता है प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स में क्या होता है कि मान लो कि मैं आपके आईज में एक बहुत शाइनी लाइट का बीम छोड़ूं, तो आपकी जो प्यूपिल है आपकी, वो क्या हो जाती है, आँख की छोटी सी हो जाती है, इट बिकम स्मॉलर बेसिकली, उसके प्यूपिलरी लाइट बोलते हैं। और एक होता है गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स इज नथिंग, गैग बेसिकली अगर आप देखो जाओ ना, गैग किसको बोलते हैं, कफ को बोलते हैं गैग। एक्चुअली क्या होता है, हमारी वो आपकी बेक जो थ्रोट है, थ्रोट के थोड़े पीछे दबा के देखते हैं, ठीक है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है कि। अब होता क्या है, ब्रेन स्टेम डेथ में ये तीनों कंडीशंस में, चाहे कॉर्नियल रिफ्लेक्स, उसके उसके आईज को टच करके देखेंगे डॉक्टर, पिपल लाइट्स, पिपलरी लाइट्स रिफ्लेक्स देखेंगे, और गेग रिफ्लेक्स उसके थ्रोट को टच करके देखेंगे। इन तीनों ही कंडीशंस में कोई भी आपका जो रिएक्शंस नहीं देता है। मतलब वी कैन से दैट ऑल दीज रिफ्लेक्स आर एब्सेंट्स इवन दो द हार्ट में स्टिल बीट, हार्ट फिर भी बीट कर सकता है।
वो किसके थ्रू? विद वेंटिलेटर सपोर्ट्स। अब सबसे पहले वन बाय वन इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो डेफिनेटली फर्स्ट वी विल, पेशेंट रिक्वायर वेंटिलेटर नहीं, वेंटिलेटर तो डीप कोमा में भी, ये बोलता है डिफरेंशिएट क्या है, डीप कोमा में भी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। द सेकंड इज पिपल आर स्मॉल एंड रिएक्टिव टू लाइट। एक्चुअली क्या होती है ना कि कोमा में भी आपकी जो पिपल्स होती है, जो झिल्ली आंखों की जो पिपल होती है, वो रिएक्ट नहीं करती है, इवन दो कोमा में भी नहीं करती है। और आप अगर किसी को बोलते हो पेशेंट डज नॉट रेस्पॉन्ड टू वर्बल कमांड, इवन कोमा में भी तो पेशेंट नहीं बोल सकता ना। ओनली वन थिंग इज, इसका आंसर ये होगा दिस वन, ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। ठीक है, पूरी तरीके से किस में होता है? सिर्फ ब्रेन स्टेम में ही होता है। तो जितने भी ये तीनों है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, पिपलरी लाइट रिफ्लेक्स और गेग रिफ्लेक्स, तीनों ही ब्रेन स्टेम डेथ में इनरिएक्टिव होता है, मतलब रिएक्ट नहीं कर पाता। नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है उसको देखो। इन ए ब्रेन डेड पोटेंशियल किडनी डोनर, ब्रेन डेड पोटेंशियल किडनी डोनर विच यूरिन आउटपुट इज जनरली कंसिडर्ड एडिक्वेटेड फॉर ऑर्गन परफ्यूजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूरिन आउटपुट क्या क्यों जरूरी है। देखो, यूरिन आउटपुट का तो आपको पता ही है कि यूरिन आउटपुट क्या होती है, कि कितना यूरिन पर केजी पर बॉडी, मतलब कितना यूरिन कम्स आउट पर केजी बॉडी वेट पर आवर, 1 घंटे में। इस आप ये कर सकते हो, केजी बॉडी वेट पर आवर, कितना यूरिन बाहर आ रहा है। इस ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपके जो किडनी है उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है एंड ओवरऑल सर्कुलेशन हो रहा है, तभी आपके यूरिन आउटपुट होता है। नाउ हम ऑर्गन डोनेशन के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। फॉर ऑर्गन डोनेशंस, देखो, अगर टू लो यूरिन आता है, आपके बहुत कम यूरिन आता है, यूरिन आउटपुट आता है, तो व्हाट इट शोज एक्चुअली, इट में सजेस्ट पुअर किडनी परफ्यूजन। परफ्यूजन का मतलब क्या हो रहा है कि परफ्यूजन का मतलब होगा आपकी जैसे किडनी है, इसमें बहुत कम यूरिन आ रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि उस किडनी का परफ्यूजन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है इसमें इनफ ब्लड नहीं बन पा रहा है। ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट। टू हाई, टू हाई ये क्या सजेस्ट कर सकता है? इट में सजेस्ट प्रॉब्लम लाइक डायबिटीज इंसिपिडेस, मीन्स ब्रेन स्टेम डेथ की वजह से क्या होता है ना कि उनके अंदर से ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है। मान लो मैंने पहले भी बताया था, डायबिटीज इंसिपिडीज में क्या होता है, हम प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं कि जो उसके ब्रेन है उसका वो कंट्रोल अपनी किडनी से खो देता है और उसमें से वाटर लॉस होना स्टार्ट कर देता है, मतलब यूरिन आउटपुट ज़्यादा होने लग जाता है। तो ना तो ये कम होना चाहिए ना ज़्यादा, क्योंकि कम होने का मतलब है इसमें इनफ ब्लड नहीं है, परफ्यूजन इशू है। और टू हाई का मतलब है डायबिटीज इंसिपिड्स हो गया। तो इस गाइडलाइंस क्या कंसिडर करती है कि इट शुड वेरी 0.5 to 3 ml per kg per hour. It is as good as target range. So option B will be the acceptable range. Actually क्या है कि if you will go for option A 0.3 ml kg per hour, it is not acceptable. Actually kidney may be suffering, or 5 to 10 is very high. It is basically abnormal. So no, and D cannot be the answer because no urine output is necessary. बिल्कुल urine output is necessary and that should be, it should be in between that particular range which I have told you, that is ranging between 0.5 to 3 ml per kg per hours. So this is very important. This particular range you have to remember it. It should not be either very low or it should not be go beyond that particular range. Now we will jump to the next question, that is which of the following is usually in absolute contradictions for solid organ donation from deceased donor. सी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राडिक्शन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस। ये एक ऐसी कंडीशन होती है व्हेन ऑर्गन्स शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज रिस्क ऑफ रिसिपेंट इज वेरी हाई। बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट समथिंग। देयर इज ए वर्ड सेप्सिस। व्हाट डज मीन बाय दिस सेप्सिस? सेप्सिस मीन्स देयर इज वेरी सीवियर इन्फेक्शन इन योर बॉडी और यू कैन सी इन योर ब्लड। अगर हम कोई भी ट्रांसप्लांट ऑर्गन को फ्रॉम सच ए डोनर, मान लो कि ये आपका डोनर है, इसके
ऑर्गन को हम ट्रांसप्लांट करते हैं, तो जो रिसिपेंट्स हैं, ही मे ट्रांसफर इन्फेक्शन टू द रिसिपेंट्स, ठीक है, हु विल लेटर बी ऑन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। मान लो कि हमने ये ट्रांसफर किया ऑर्गन्स को इस पर्टिकुलर रिसिपेंट्स पे, तो इसकी जो एंटीबायोटिक्स इस पे क्या करेगी, अटैक करेगी। तो हम कुछ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं ताकि इसकी जो इम्यूनिटी है ये लो हो जाए, ठीक है। और इसकी वजह से ज़्यादा यूज करने से क्या होता है, ये बहुत डेंजर होता है। तो इसका यही आंसर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एब्सोल्यूट, तो दैट विल बी द आंसर कंट्रोल्ड हाइपरटेंशंस, ठीक है, दैट विल बी द आंसर। एक्चुअली सॉरी, इसका आंसर होगा एक्टिव अनट्रीटेड सिस्टमेटिक सेप्सिस, एक्टिव अनट्रीटेड सिस्टमिक सेप्सिस। हाइपरटेंशन से इसको कोई मतलब नहीं। एज, अगर हम इफ वी टॉक अबाउट एज, क्या एज बार मैटर करती? नहीं, बिल्कुल नहीं करती। एक्चुअली एज डज नॉट एब्सोल्यूट बार, बिकॉज ओल्डर डोनर्स आर यूज्ड, देखा गया है। और ऑल ट्रीटेड लोकलाइज्ड और नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर के बारे में बताया, तो उससे कोई नहीं है, क्योंकि ये समटाइम एक्सेप्टेबल है आफ्टर केयरफुल रिस्क एवोल्यूशन करने के बाद में ये चलता है। सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन सॉलिड ऑर्गन डोनेशन कब हो सकता है, डिसीज्ड डोनर का, जब वो एक्टिव अनट्रीटेड सिस्टमेटिक सेप्सिस। सीधा सा अगर मैं आपको इन वन लाइन बताऊं, मान लो डिसीज डोनर है, अगर मर चुका है, तो हो सकता है कि इसकी बॉडी में जो ऑर्गन है उसमें कुछ इन्फेक्शन रह सकते हैं, ठीक है। उस इन्फेक्शन को अगर आप दूसरे की बॉडी में डालोगे, तो ये तो क्या करेगा, ये अटैक करेगा कि नहीं करेगा। उस अटैक, क्योंकि इसमें अगर इन्फेक्शन है वो इसकी बॉडी में भी जा सकता है, तो इसके इन्फेक्शंस को आप पहले क्या करोगे, ट्रीट करोगे। तो यही बोल रहा है एक्टिव अनट्रीटेड सिस्टमेटिक सेप्सिस, ये इसकी बॉडी में इशू कर सकता है। जितना ज़्यादा इन्फेक्शन होगा उतनी ज़्यादा इसकी इम्यूनोसप्रेसिव, मान लो कि एक ऑर्गन आया और उस ऑर्गन में कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है, और ये रिसिपेंट्स है, ये नॉर्मली इस पे मान लो कि दो इम्यूनोसप्रेसिव या कह सकते हो आप एंटीबायोटिक, जो एंटीबॉडीज आके इस पे अटैक कर देगी, अगर इस पे इन्फेक्शन नहीं है। अगर इस पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो और भी ज़्यादा एंटीबॉडीज आएगी, तो उससे क्या हो सकता है, रिसिपेंट्स को इश्यू हो सकता है। तो इससे पहले जब डोनर अपना ऑर्गन डोनेट करता है डिजीज होने, मतलब खत्म हो जाने के बाद में, तो उसको एक्टिव अनट्रीटेड सिस्टमिक सेप्सिस, वो इसको इश्यू ज़्यादा पैदा कर सकता है अगर वो अनट्रीटेड है। इसलिए उसको ट्रीट करके और साफ सफाया करके, सीधा सी बात है, फिर उसके बाद में रिसिपेंट्स को देना चाहिए। Now we will talk about a recipient has blood group O. Which donor blood group is compatible to standard kidney transplantation without desensitizations? See, हम बात करते हैं कि जनरली किडनी में क्या होता है ना, एक होता है रिसिपेंट्स, मान लो कि ये होता है रिसिपेंट्स, और एक होता है डोनर। तो एज यू नो कि जो ए बी होता है ना, ए बी, वो यूनिवर्सल रिसिपेंट्स होता है ब्लड में, ठीक है, और जो ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। तो मान लो कि अगर रिसिपेंट देने वाला आपका ए है, तो उसको कौन कौन डोनेट कर सकता है, ओ तो दे ही कर सकता है, ए भी कर सकता है। अगर बी है तो ओ तो ऑफकोर्स रहेगा क्योंकि ये तो यूनिवर्सल है, बी कर सकता है। अगर ए बी है तो इसको ए बी वाला भी दे सकता है, ए दे सकता है, बी दे सकता है, ओ भी दे सकता है। लेकिन अगर रिसिपेंट ओ है तो इसको सिर्फ ओ ही दे सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, दैट विल बी वेरी इजी। ये बेसिकली बहुत कम, या बहुत कह सकते हो कि इसका लेवल कुछ हाई नहीं था, बट आपको ये रिवीजन पर्पज के लिए क्वेश्चन डाला है। नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन रेनल transplantations, HLA typing is primarily used to. We will talk about HLA, and in previous video we have discussed already about HLA. HLA बेसिकली होता क्या है, दिस इज नथिंग, दिस इज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स, ठीक है, एंटीजन है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये क्या होता है कि मान लो कि आपकी बॉडी के अंदर सेल है, ठीक है, इस सेल्स की जो सरफेस होती है उस पे क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, दीज आर प्रोटीन्स बेसिकली, ठीक, ऑन द सरफेस ऑफ सेल। ये एक तरह से क्या होती है, हर एक सेल की आइडेंटिटी की तरह यूज होता है, दीज आर वर्क एज आइडेंटिटी कार्ड
of each person's cell or tissues, whatever you can call it. The immune system uses HLA to distinguish between self versus no self. मान लो कि ये आप हो और ये इंडियंस है, तो इंडियंस का करेक्टर समथिंग डिफरेंट है, फिजिकल अपीयरेंस। वहीं अगर हम यूरोपियंस की बात करें तो उनका करेक्टर और फिजिकल अपीयरेंस इज डिफरेंट। ये इनके आइडेंटिटी कार्ड है HL, ये इनके HL, तो दे कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन इंग्लिश मैन एंड इंडियंस। तो HLA की टाइपिंग क्या होती है कि ये एक लैब टेस्ट टू, तो HL इज अ टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड। तो रेनल ट्रांसपोर्टेशन HLA टाइपिंग इज प्राइमरली यूज टू, ये किसके लिए यूज होता है? तो बेसिकली आइडेंटिफाई जेनेटिक टिश्यू एंटीजेंस फॉर इम्यून मैचिंग, इम्यून मैचिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर था। और HLA की हमने जो मॉडस ऑपरेंडी है उसके बारे में प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट दिस। नाउ वी विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन किडनी ट्रांसप्लांटेशंस द क्रॉस मैच टेस्ट डिटेक्ट्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्रॉस मैच। क्रॉस मैच हमने ऑलरेडी भी डिस्कस कर लिया इसके बारे में। बेसिकली ये एक टेस्ट होता है जहां पे क्या होता है, हम मान लो कि ये डोनर है, ये रिसिपेंट है। रिसिपेंट्स का जो सीरम है, सीरम क्या होता है, मान लो कि लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड हमने ले लिया, ये लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड ले लिया, और जो ये डोनर है इसकी हम सेल्स ले ली, डोनर्स के सेल्स। ठीक है, इन दोनों को हम मिक्स करेंगे एंड देन वी विल सी इफ रिसिपेंट्स हैज एंटीबॉडीज, अगर इसके पास एंटीबॉडीज होगी अगेंस्ट डोनर HLA प्रोटीन्स। इसका जो HLA प्रोटीन्स होगा मतलब इसकी जो आइडेंटिटी कार्ड होगी, इसके अगेंस्ट ये अपने पास क्या बना लेगा, एंटीबॉडीज बना लेगा। ये बेसिकली करेंगे क्या, दे विल बाइंड एंड मे डिस्ट्रॉय द डोनर सेल। ये इसके चारों तरफ आ जाएंगे यहाँ पे इसके एंटीबॉडीज। ठीक है, क्रॉस मैच में, और इसकी जो डोनर्स की सेल है इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अगर ये पॉजिटिव आता है, क्रॉस मैच इज पॉजिटिव, तो दिस इज वेरी डेंजरस, क्योंकि नेगेटिव हुआ तो मतलब ज्यादा मतलब सिमिलर है लगभग। तो अगर पॉजिटिव होता है क्रॉस मैच, इसका मतलब हो रहा है डोनर की सेल्स और रिसिपेंट्स की सेल्स इज डिफरेंट, और डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बनेगी और इट कैन हार्म द डोनर्स ऑर्गन। अगर ये नेगेटिव आता है तो ठीक है, लगभग मैच हो रहा है। तो पॉजिटिव मीन्स देर आर डेंजरस एंटीबॉडीज, मीन्स वेरी हाई रिस्क ऑफ हाइपर एक्यूट रिजेक्शंस। आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट हाइपर एक्यूट रिजेक्शंस इन प्रीवियस वीडियो, क्योंकि वो क्या हो गए, ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय, दे विल डिस्ट्रॉय इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांसप्लांट, and usually the donor is considered not safe for the recipients. So the purpose is to look for the recipients anti-donors HLA antibodies. किसका, क्रॉस मैच का। Now we will go for next. A kidney transplant candidate has a PRA of 80%. This indicate. We have already discussed about panel reactive antibodies in previous video. PRA. Again I am discussing over there. PRA means panel reactive antibodies. सुन समझो, ये काफी डोनर्स है और मार्केट में इतने अवेलेबल है, और देयर इज वन रेसिपेंट्स, इसको ऑर्गन चाहिए। तो ये सबका जो पैनल है, ये पैनल सभी लोगों के पैनल के जो भी सैंपल्स है वो लेंगे और इससे मैच कराएंगे। अगर क्रॉस मैच पॉजिटिव आया, यानी कि ये कितना परसेंटेज इसको रिजेक्ट कर पा रहा है। अगर क्रॉस मैच पॉजिटिव आया मतलब मान लो इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ, आउट ऑफ 5 ये 4 के साथ पॉजिटिव आया, मीन्स 80% रिजेक्शन है आउट ऑफ 5। मतलब 100 में से अगर 8 होते तो 80% रिजेक्शन है। तो जितना हायर PRA होता है, इसका मतलब क्या शो कर रहा है, उतना ही ज्यादा रिजेक्शन आ रहा है। समझ रहे हो, इसका मतलब है कि जो डोनर है इसकी जो एंटीबॉडीज है दैट इज वेरी हाईली रिएक्टिव विद पैनल ऑफ दिस पीपल्स। ठीक है, means she is very highly sensitized, has many HLA antibodies in this. Finding a compatible donors become difficult because अगर जितना हाई ज़्यादा PRA होगा, there will be very tough to find out the compatible donors. That's why many donors will have HLA type C already has antibodies in this. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसकी किडनी खराब है। ठीक है, इसका मतलब सीधी सी बात है, द आंसर विल बी ओवर C,
कि एंटीबॉडी रिएक्ट टू 80% रिप्रेजेंटेटिव डोनर पूल। जितने भी डोनर पूल में लोग हैं 80% लोग को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने लोगों से ये रिएक्ट कर जाएगा। ओनली वन विल बी द कैपेबल टू डोनेट। ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट। द हाइपर एक्यूट रिजेक्शन टिपिकली अकर्स, कब होता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस। सी फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम normal or daily used terminologies. You have heard about some terms like he is suffering from chronic disease। ठीक है, बोलते chronic disease से सफर हो रहा है। कुछ बोलेंगे no he is very acute, he is acute in critical conditions, और someone will say hyper acute। तो ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है, बेसिकली आपकी बुक्स में गिवन है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इफ क्रोनिक होता है कोई भी चीज, मीन्स इट विल टेक अबाउट मंथ एंड ईयर्स। मीन्स आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस क्रॉनिक पेन ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, मीन्स काफ़ी मंथ से चल रहा है। अगर अक्यूट की बात आती है तो इट इज़ ओनली फॉर डेज एंड वीक्स। और हाइपर अक्यूट मीन्स इट इज़ वेरी इमरजेंसी, मीन्स दिस इज ओनली फॉर मिनट एंड आवर्स। तो whenever a patient is using this particular word like hyperacute means it is very emergency। रिजेक्शन का मतलब क्या होता है कि इम्यून सिस्टम अटैकिंग द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, मीन्स दिस इज द डोनर एंड दिस इज योर रिसिपेंट्स, he donated him the livers, when we will transplant this liver to body of this particular person, तो इसकी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है, एंटीबॉडीज है, इस पर अटैक करेंगे। तो जितना ज़्यादा अटैक करेंगे उतना ज़्यादा उसको रिजेक्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उसको ही हाइपर एक्यूट रिजेक्शन बोलते हैं। ये मिनटों में इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? विद इन मिनट्स टू आवर्स आफ्टर रीपरफ्यूजन्स। यहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि ईयर्स लगेंगे, नो, ओनली आफ्टर शॉपिंग ऑल इम्यूनो सप्रेशंस ओनली इन लीवर ट्रांसप्लांटेशन, ऐसा कुछ नहीं होता। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन टिपिकली कहीं पे भी हो सकता है, हार्ट में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। इट्स नॉट ऑल अबाउट द लीवर्स। नाउ liver is very famous because India में maximum time livers can be donated, maximum long, which is calcineurin inhibitors used as a primary immunosuppressant। We have already discussed about this one। देखो, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स क्या होती है? ऐसी जो मेडिसिन जो हमारे इम्यून अटैक को कम करे। वी हैव डिस्कस नंबर्स ऑफ टाइम, जो कि हमारे ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन पे करती है। मैंने बोला था ये डोनर है, इसका यहाँ पे रिसिपेंट पे गया तो इस पे ये इम्यून अटैक कर दी। तो हम क्या करते हैं, ये जो रिसिपेंट्स हैं हम इसको इम्यूनोसप्रेटिव ड्रग्स देते हैं। इसके कुछ ग्रुप्स होते हैं, उस ग्रुप्स के बारे में जान लो, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में भी डिस्कस है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स। इस ग्रुप के कौन कौन से पार्ट होते हैं ये यू हैव टू रिमेंबर। पहला होता है टेक्रोलीमस। हम इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और दूसरा होता है साइक्लोस्पोरिन। ये 2 होते हैं, ये कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स होते हैं। ये एक्चुअली क्या होते हैं ना कि दिस ब्लॉक ए एंजाइम जिसको कैल्सिन्यूरिन बोलते हैं इन इम्यून सेल, और इसके बाद में ना ये क्या करते हैं, उसकी एक्टिवेशन को खत्म कर देते हैं। मैंने पहले बोला था कि जब हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज या इम्यून सिस्टम रहता है ना, तो उस इम्यून सिस्टम को जगाने का काम कौन करता है? एक एंजाइम करता है, उसको बोलते हैं कैल्सिन्यूरिन। इस कैल्सिन्यूरिन को ही ये जो कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स, मतलब ये टेक्रोलीमस या साइक्लोस्पोलिन देते हैं, तो इसको ही खत्म कर देते हैं। जब इसको ही खत्म कर देंगे तो ये ट्रिगर नहीं कर पाएंगे, तो ट्रिगर नहीं कर पाने से इसकी जो एंटीबॉडीज है वो अटैक नहीं कर पाएगी। तो ये काम करते हैं। सेकंड ग्रुप अगर इफ वी टॉक अबाउट, ये होती है एंटी मेटाबॉलिटीज। इसकी कौन कौन से हैं एग्जाम्पल? इसके एग्जाम्पल पहला है माइकोफेनोलॉट, मॉफ्टिल, और इसके बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जिसको एमएमएफ बोलते हैं। और एक होता है एस्थियोफ्रेन।
तो ये दो होते हैं इसके। ये क्या करते हैं ना कि जो इम्यून सेल्स होता है ना उसका जो सेल डिवीजन होती है, इनके बारे में देख लेना क्योंकि क्वेश्चन कैन बी आस्क। सेल डिवीजन होती है, ऑफ कोर्स एवरीवन जो मेडिकल बैकग्राउंड से उसको पता है सेल डिवीजन क्या होती है। मतलब एक सेल से दूसरी सेल बनना, मतलब आपकी स्किन की कहीं लग गई और घाव बन गए तो वो घाव धीरे 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 सेल डिवीजन के द्वारा भर जाता है। तो ये सेल डिवीजन को ही रोक देती है, किसकी? एंटीबॉडीज की। रिमेंबर दिस थिंग, एंटीबॉडीज की जो सेल डिवीजन को रोकते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंटीमेटाबॉलिट्स। एंड द थर्ड ग्रुप इज योर, if we'll talk mTOR, mTOR inhibitors। इसके कौन कौन से होते हैं इसका भी कुछ याद रख लो। इसमें एक पहला होता है सिरोलिमस, सिरोलिमस एंड द अनदर इज एवेरोलिमस। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? ये एमटोर पाथवे होता है ना उसको ब्लॉक कर देते हैं, और उससे क्या होता है जो सेल का प्लोरिफिकेशन हो रहा है, जो वो उनकी जो ग्रोथ हो रही है, जो प्लोरिफिकेशन हो रहा है उसको रोक देता है। ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली जो एमटोर है उसके पाथवे को रोक देंगे। ठीक है, एमटोर के बारे में अगर हम डेप्थ में जाए तो ये बहुत टेक्निकल वर्ड है, सो यू कैन रिमेंबर दिस वन। एंड द फोर्थ ग्रुप इज योर स्टेरॉइड। एंड स्टेरॉइड्स में बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें की होती है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्रेडिनिसोलिन। ठीक है, ये क्या होती है? ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है और इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट्स करती है ये भी। तो आपको यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल फोर ग्रुप। तो कैल्सिन यूरिन इनहिबिटर्स में टेक्रोलिमस आ जाएगा, और इनके बारे में मैं बता ही दिया हूँ कौन कौन से ग्रुप में आते हैं। यू कैन राइट इन योर नोट्स ओवर देयर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, हम टिपिकल इन्फेक्शन पैटर्न के बारे में बात करते हैं। पोस्ट ट्रांसप्लांट क्या होता है? द क्वेश्चन इज, इन द फर्स्ट 1 to 6 months आफ्टर सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट विच इन्फेक्शंस आर मोस्ट कॉमन? देखो, ये देखा गया है कि जब हम डोनर से रिसिपेंट्स की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो उसके बाद में कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। एंड दे, वो एक्चुअली क्या होता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन चेंज ओवर टाइम, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या क्या होता है, तो ये आपकी स्टैंडर्ड बुक में गिवन है जो मैंने आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन योर टेलीग्राम ग्रुप। तो उसको मैं, वो बहुत लंबा चौड़ा है, उसको मैं थोड़ा रिड्यूस करके शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। 0 to 1 month में क्या देखना मिलेगा? मान लो कि उसका ट्रांसप्लांट हो गया, किसका? इसकी बॉडी में किडनी आ गई, तो उसके 0 से लेके 1 मंथ तक क्या होगा, इसके इन्फेक्शन होने के कहाँ कहाँ से चांसेस है? इसमें बेसिकली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट होने के बाद में इसको हॉस्पिटल में रखा जाएगा कुछ दिन, या फिर सर्जिकल साइट्स है, या फिर एक और हो सकता है न्यूमोनिया हो सकता है। ठीक है, या फिर लाइन इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये बेसिकली देखा गया है अभी तक। अगर हम बात करें 1 to 6 month में व्हाट इन्फेक्शन कैन बी मेजरली कॉज एंड ड्यू टू व्हाट, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, इफ वी टॉक अबाउट दिस, अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन में क्या होती है, जो ऑर्गेनिजम्स होती है दैट नॉर्मली डोंट को डिजीज इन हेल्दी ह्यूमन सिस्टम्स बेसिकली। इसमें एक तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि एक सीएमवी होता है, साइटोमेगालोवायरस, ये अपनी बॉडी के अंदर ही होता है, बट जब जैसे इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा अगर बॉडी का बाई चांस, तो ये जग जाएगा, जग के उड़ जाएगा, तो इसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है। या देयर आर सब न्यूमोसाइटिस्ट। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू इट। और इसका अगर पूरा देखो तो इसका होता है जीरो वेकी न्यूमोनिया। दीज आर, and certain fungal infection can be possible. If we see about or beyond the 6 month, what infection can cause the reason,
तो देयर विल बी बैलेंस बिटवीन कम्युनिटी इन्फेक्शंस एज वेल एज लाइक ऑर्डिनरी न्यूमोनिया हो गया, न्यूमोनिक फ्लो हो गया, एंड इन्फेक्शन रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेशंस। तो ये देख सकते हैं। तो 1 to 6 के बीच में कौन कौन सा होता है? CMV हो सकता है, न्यूमोनोसाइटिक फंगल हो सकता है, जिसको ऑपरेचुनिस्टिक इन्फेक्शंस बोले जाते हैं। ये 1 to 6 में होता है। इफ समवन आस्क एंड एनी क्वेश्चंस कम दैट इन 0 to 1 months what type of infection can be visible, that hospital acquired or pneumonic or line infection, and beyond the 6 month of course ये बैलेंस बिटवीन कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी जो इन्फेक्शन हो सकता है, न्यूमोनिया, फ्लो, और जो लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेशन की वजह से जो भी इन्फेक्शंस पैदा हो सकते हैं वो। तो ऑपरेचुनिस्टिक इन्फेक्शंस, अगर क्वेश्चन रिवर्स में भी आ सकता है कि ऑपरेचुनिस्टिक इन्फेक्शंस कब विजिबल होते हैं, दिस इज बेसिकली वी कैन सी इन बिटवीन द 1 to 6 month. Now we will jump to the next question that is related to cold ischemia time refers to. We have already discussed about this questions numbers of time, so I'll skip it. Now we'll go for the next question. Under THOTA in India, brainstem death is. See, first I'll discuss about THOTA Act. Though I hope that you have already studied about this THOTA Act. This THOTA Act came into 1994, and there are many amendments after this. In this, actually this specifically recognized brainstem death as legal death in India. We have already discussed in first questions. Actually इसमें क्या होता है? These allow organ to be retrieval from brain dead donors while the heart is still beating. Getting my point? जब पेशेंट सो रहा है और उसका हार्ट इज बीटिंग, एट द टाइम द ऑर्गन रिट्रीवल कैन बी पॉसिबल, मीन्स ऑर्गन को बॉडी से निकाल सकते हैं। तो ये अलाउ करता है अकॉर्डिंग टू द थोटा एक्ट। यू कैन स्टडी। यहाँ पे क्या होता है कि जस्ट प्री डेथ कंडीशंस की बात करें, इट इज अ डेथ और लीगली डेथ है, और इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होती लाइक 60 years एंड दिस। सो इसका सीधा सा बात है, अंडर थोटा इज ब्रेन स्टेम डेथ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एज 60 years? नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए डेथ, बिल्कुल ये रिकॉग्नाइज्ड है। ए प्री डेथ कंडीशन रिक्वायरिंग EEG, नो। सो द आंसर विल बी B, recognized as a legal form of death. THOTA Act and brainstem death. Now we will discuss about this particular question. According to THOTA Act, the brainstem death certification board must include, क्या क्या include करेंगे? They must include the treating doctor and at least one neurologist and neurosurgeon. Of course, last previous video में we have discussed कि डॉक्टर और कम से कम एक न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन को इंक्लूड करना जरूरी है। दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर दिस। इसमें कुछ पैनल्स भी होती है, जैसे ट्रीटिंग रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी होना चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन, और सिमिलर एक्सपर्टीज कोई भी हो सकता है, या कोई भी अदर स्पेसिफाइड डॉक्टर होते हैं, और यहाँ पे 4 भी हो सकते हैं। तो मिनिमम दे शुड बी मिनिमम 2। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया फॉर ए ब्रेन डेड माइनर दैट इज लेस देन 18 years, कंसेंट फॉर ऑर्गन डोनेशन मस्ट कम फ्रॉम। अगर कोई माइनर है जो ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया है और 18 साल से छोटा है, तो कंसेंट कौन लेगा? क्या कंसेंट की जरूरत पड़ेगी? या तो पेरेंट्स या लीगल गार्जियन, स्पाउस या कोऑर्डिनेटर। स्पाउस ऑफ कोर्स होगी नहीं, कोऑर्डिनेटर मीन्स यू, दे आर टॉकिंग अबाउट यू एंड अदर पेरेंट्स और लीगल गार्जियंस। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा पेरेंट्स। ऑफ कोर्स अगर 18 साल से छोटा है तो उसके पेरेंट्स ही आपको कंसेंट दे सकते हैं, क्योंकि स्पाउस तो उसकी वाइफ तो आ ही नहीं सकती ना 18 साल से पहले, बिकॉज दिस इज इलीगल इन इंडिया to get married before 18 years. Now we'll discuss in the next question, that is the 16, which is not considered as a near relative under Indian transplant law. That is very important. देखो थोटा एक्ट्स में नियर रिलेटिव को सिंप्लीफाइड करके लिखा गया है कि व्हाट डज मीन बाय नियर रिलेटिव्स। नियर रिलेटिव्स में कौन कौन आता है, तो इसका ध्यान रखना। ऑफ कोर्स आपकी वाइफ या स्पाउस, parents, your children, even though your grandparents, आपके दादाजी भी आ सकते हैं, and even though if you are very old means definitely you possibly you are having grandchildren, and of course brother and sister. इनके अलावा अगर कोई भी आता है तो they will not be considered as a near relatives. So of course brother है कंसिडर होता है, सिस्टर भी होता है, स्पाउस भी होती है, फर्स्ट कजन कंसिडर नहीं होता। सो आंसर फॉर दिस विल बी फर्स्ट कजन। कजन कभी भी नियर रिलेटिव में कंसिडर नहीं होती है। नाउ
द मेन पर्पज ऑफ authorization committee is, so we will discuss about authorization committee under thought act. This also come under the thought acts. बेसिकली ऑथराइजेशन कमेटी क्या क्या चेक करती है? सबसे पहले डोनर इज नॉट बीइंग पेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, डोनर इज नॉट बीइंग पेड। क्यों? अगर डोनर को हम पैसे देने लग गए तो सड़क पर रहने वाले जितने भिखारी हैं वो पैसे के चक्कर में अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं। मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी ऑर्गन ट्रेडिंग। इफ विल टॉक अबाउट सेकंड, डोनेशन इज वॉलेंट्री इन्फॉर्म और नॉट अंडर प्रेशर। दे आर वॉलेंट्री, वो स्वेच्छा से आए हैं भाई, यू डिडंट प्रेशर। जैसे हम वी ऑलरेडी डिस्कस कि विदेशों में क्या होता है और इंडिया में क्या होता है, वहां पे कंसेंट आउट लेना पड़ता है, इंडिया में कंसेंट इन लेना पड़ता है। तो वो वॉलेंटियर होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड होना चाहिए कि कैसे कैसे आपका डोनेट होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही मस्ट और ही शुड नॉट बी अंडर द प्रेशर। प्रेशर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उनके रिलेशनशिप के बारे में जेन्युइनिटी होनी चाहिए। रिलेशनशिप्स एंड रीजंस आर जेन्युइन। अब एक्चुअली ये बहुत कॉमन बात है, बट व्हाई डिड आई राइट ओवर देयर? बिकॉज सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि मेन पर्पज ऑफ द ऑथराइजेशन कमेटी में ये आ सकता है कि कौन कौन सा पार्ट नहीं होता है। तो यू हैव टू कंसिडर देम कि डोनर को पैसा नहीं दिया गया, ही इज वॉलेंटरी इन्फॉर्म एंड ही इज नॉट अंडर प्रेशर, एंड द रिलेशनशिप विद जो रिसिपेंट है उसका रिलेशनशिप क्या है, और क्या रीजंस उसके मतलब डोनेट करने के रीजंस इज लेजिटमेट और नॉट। सो द आंसर विल बी फॉर दिस ऑफ कोर्स इनिशियल डोनेशन इज वॉलेंटरी एंड नॉट कमर्शियल, ऑफ कोर्स जो इनका ही पार्ट है। नाउ the next question is primary responsibility of transplant coordinator is deceased donation is, of course transplant coordinator is का क्या काम है? ही इज लाइक ही वर्क ब्रिज बिटवीन आईसीयू और ट्रीटिंग डॉक्टर्स और डोनर की फैमिली। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिट्रीवल है एंड ट्रांसप्लांट सर्जिकल आई टीम्स है, इनको इकट्ठा करना, वो ब्रिज बनाता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट ही विल कोऑर्डिनेट और ही विल कंपाइल विथ नोटो, सोटो एंड रोटो। दीज आर नोटो फॉर जो नेशनल networks, and SOTO means your state networks, and ROTO if it is all about the regional networks। तो इसका काम ये चीजें हैं। बेसिकली की टास्क में क्या क्या होती है ना, जो फैमिली है वो कंसेंट को अप्रोच करेंगे, मतलब ये कंसेंट है, कंसेंट के लिए मतलब फैमिली को जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है वो अप्रोच करेगा। जो भी डॉक्यूमेंटेशन होंगे, फॉर्म्स होंगे या लीगल रिक्वायरमेंट होगी वो, और लॉजिस्टिक्स की इंतजाम करेगा। ऑफ कोर्स ही विल मैच द ऑर्गन, ही विल अरेंजिंग द रिट्रीवल्स देन आफ्टर ट्रांसपोर्ट, और डेफिनेटली वो जो फैमिली है उसको इमोशनल सपोर्ट भी देने का काम होगा इसका, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का। क्या क्या नहीं करते हैं ना, तो वो सर्जरी करते हैं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन। दूसरा क्या होता है, जो भी इम्यूनोसर्पेंट होते हैं ना, सप्रेसेंट या सरपेंट, आई स्पीक ओनली इम्यूनोसप्रेंट क्योंकि प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है। वो नहीं दे सकते, मतलब प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, और वो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वेदर ही इज ब्रेन डेड और नॉट, डिसाइड ब्रेन डेड और नॉट। तो ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर कभी ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि ही इज ब्रेन डेड और नॉट, ये डॉक्टर का पैनल डिसाइड करता है। इम्यूनोसप्रेंट और सप्रेसेंट देना है नहीं देना है, ये भी डॉक्टर एंड सर्जरी विल डेफिनेटली, जो भी सर्जन होगा ही विल परफॉर्म। Now we'll go for the next question. In the spikes protocol for breaking bad news, the first S stand for. See, स्पाइक्स क्या है? ये स्टेप वाइज अप्रोच है टू डिलीवरिंग बैड न्यूज। किस तरह से देते हैं देखो, ये बहुत मतलब ये सोशल वर्क के आप कह सकते हो सिलेबस का पार्ट है। सो वी विल डिस्कस व्हाट इज द स्टैंड फॉर स्पाइक्स। This is S, this is P, this is I, this is K, this is E and S. You have to remember all the न्यूमेरिक और जो भी इनका फुल फॉर्म होगा वो। S means setting up the interviews,
सेटिंग ऑफ द इंटरव्यूज, और ये इसी फॉर्म में चलना चाहिए. यू हैव टू रिमेंबर दिस. P stand for perceptions. I'll discuss. I stand for invitation. And if we'll go for K stand for knowledge. They can ask any of the word in examinations. E stand for emotions. And there is S. S stand for strategy and summary. Now, see. तो स्पेक्स में क्या होता है, ये स्टेप वाइज अप्रोच है. हाउ टू डिलीवर द बैड न्यूज. मान लो कि ब्रेन डेड हो गई, डेथ हो गई, या पुअर प्रोग्नोसिस हो गया, तो किस तरह से आप, हाउ द ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर विल फॉलो द पर्टिकुलर सीरीज. तो सबसे पहले कोई भी प्राइवेट रूम हुआ, वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट होंगे और वहाँ पे कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए. तो वो पहला काम होगा. उसके बाद में क्या होगा कि फैमिली को बोलेंगे कि फैमिली आपने क्या क्या समझा, पहले उनका परसेप्शन समझो कि ब्रेन डेड हो गई, इसका मतलब क्या है, आप क्या जानते हो. यू हैव टू आस्क देम टू द फैमिली. देन उनको पूछो, इनवाइट देम कि कितने डिटेल में जानते हो आप. यू हैव टू आस्क देम दैट हाउ मच डिटेल दे वांट, और कितने डिटेल में आप जानना चाहते हो. सी, कितने डिटेल में जानते हो और कितने डिटेल में जानना चाहते हो. दे वांट, रिमेंबर वन थिंग, ये हो सकता है वेरी कॉमन लग रहा हो, बट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको सबको ऐसा लगेगा, हाँ इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है. नॉलेज. फिर अब उनको क्या करना पड़ेगा, आप कह सकते हो कि प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी. दैट शुड बी वेरी क्लियर, कि जो जो बात है वो बतानी पड़ेगी. इवन देर शुड नॉट बी इवन स्मॉल चंक. ठीक है. अगर बात करें इमोशंस की, आपको एम्पैथी दिखानी पड़ेगी. You have to show emotions with empathy, means you can address emotions with empathy. और स्ट्रेटजी और समरीज में क्या करेंगे, तो आपका क्या स्टेप है नेक्स्ट, और उसको समराइज कर दो. सो एस स्टैंड फॉर द फर्स्ट, एस ही इज आस्किंग द फर्स्ट, एस स्टैंड फॉर सेटिंग ऑफ द इंटरव्यूज. सो आंसर विल बी द सेटिंग ऑफ द इंटरव्यूज. सो रिमेंबर दिस वन. स्पाइक्स की फुल फॉर्म में बता चुका हूँ. यू हैव टू रिमेंबर दिस नाउ. दैट इज Kubler-Ross model. According to the Kubler-Ross model, which is the correct sequence of grief stages? Now, देखो, classically अगर आप देखें तो there are 5 stages of grief. Grief means teachings. ठीक है. So first है denial. The second will be anger. मैं सिर्फ Kubler-Ross मॉडल के बारे में बता के रखा हूँ. इफ यू गो बाय योर सेल्फ, तो कम से कम आपको 10 to 12 पेज पढ़ने पड़ेंगे. ठीक है. 10 से 12 पेज पढ़ने के बाद में कबलर-रॉस मॉडल के बारे में जानोगे. मैं यहाँ पे ब्रीफली बता दूंगा और आपको पूरा मॉडल समझ आ जाएगा. इसमें 5 स्टेज होती है और द थर्ड वन इज बार्गेनिंग, एंड द फोर्थ विल बी डिप्रेशन. और इसको इसी स्टेज में और इसी ऑर्डर में यू हैव टू रिमेंबर इट. एंड फिफ्थ इज एक्सेप्टेंस. Now, there are Kubler-Ross models and there are 5 series over there. First is denial, second is anger, third is bargaining, fourth is depression, and fifth is acceptance. The first will be denial. You have to deny that this can't be true. This can't be true. This can't be true. Then anger में YS, it show YS. बार्गेनिंग में इफ वी डू एक्स, अगर हम ये करते हैं, मे बी दे विल इंप्रूव. दे विल इंप्रूव. इफ वी टॉक अबाउट डिप्रेशन, मीन्स डीप सैडनेस एंड विथड्रॉल. सिर्फ आपको ये याद रखना है एंड नथिंग एल्स. एक्सेप्टेंस में बिगिनिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी, मीन्स इसका इंपॉर्टेंट क्या है, रियल पीपल डू नॉट ऑलवेज फॉलो दिस एग्जैक्ट ऑर्डर. बेसिकली वो किसी भी इन चीजों को मतलब स्किप कर सकते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर फॉर इन योर एग्जामिनेशंस. कि मान लो कि किसी ने बोला कि
ब्रेन डेथ हो गई, तो सडनली वो डिनाइल कर देंगे कि दिस कांट बी ट्रू, ऐसा हो ही नहीं सकता, और उनको सडनली गुस्सा आ सकता है। फिर वो बोलते हैं कि अगर हम मान लो कि आई टेल यू वन वेरी प्रैक्टिकल, माई elder brother got accident in 2022, and doctor came to me and told me that he is suffering from this particular very serious injuries in his brain. So first of all, my reaction was this can't be true. Of course, I denied it. Then become anger कि ऐसे कैसे हो सकता है, we gave you the responsibility to save him and you are saying like this. Then I'll say कि अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ, what can I do, and of course I'll go in depression, and in finally I have to accept it कि यार जो हो गया वो हो गया. So definitely this particular this actually this is Kubler-Ross model, and it follow that particular order in a sequence. So answer will be of course first denial, then anger, then bargaining, then depression, then acceptance. You have to finally accept what has happened. The confidentiality in organ donation means, of course, that is very easy. Confidentially means keeping personal and medical information very private. एक्चुअली ऑर्गन डोनेशन में क्या क्या होता है देखो, सबसे पहले आपको ना सबसे पहले कोई भी डोनर, यू हैव टू आइडेंटिफाई द डोनर एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ डोनर फैमिली एंड रिसिपेंट फैमिली. मान लो कि ये भी रिसिपेंट फैमिली है, ये डोनर फैमिली है, और ये रिसिपेंट फैमिली है. तो सबसे पहले जो भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उनकी, मतलब डोनर की भी कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होगी कि लड़का लड़की थी और ये है, और इसकी भी लाइफ के कुछ प्राइवेट इंसिडेंट होंगे. इनको आपके यू शुड नॉट डिस्कस और शेयर विद अदर्स विदाउट देयर कंसेंट, इनके कंसेंट के बिना, चाहे वो डॉक्टर हो. रिमेंबर वन थिंग, ये ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का काम है कि इनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन और इनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन यू कैन नॉट डिस्कस विद एनीवन विदाउट द कंसेंट ऑफ देयर फैमिली. कौन किस किस डोनर और रेसिपेंट्स की. एक्चुअली क्या होती है कि समटाइम एनोनाइम्ड थैंक यू लेटर बिटवीन फैमिली आर अरेंज्ड बट आइडेंटिफाई रिमेन प्रोटेक्ट अनलेस बोथ साइड फॉर फॉर्मली डिग्रीज. देखो मान लो रिसिपेंट्स को ना डोनर मिल गया और आपने बोल दिया कि मैंने एक डोनर का इंतजाम कर लिया है, तो डोनर की फैमिली को पता नहीं चलना चाहिए कि रिसिपेंट्स की फैमिली कौन है, और उनको बोल दो कि उन्होंने सिर्फ थैंक यू बोला है. इनके बारे में आप बता नहीं सकते किसको, डोनर की फैमिली को. क्यों? अदरवाइज इन फ्यूचर डोनर की फैमिली इनके घर पे जाएगी और कहेगी कि भाई हमने तुम्हारे बच्चे को बचाया है, आप हमें पैसा दीजिए. वो बात की बात है एक बार रिसिपेंट्स की, लेकिन बट ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, पता चल ही जाता है कौन देता है. बट एज ए ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर आपको ये तो रखना ही पड़ेगा. क्या? इन सीक्वेंस, मतलब ये एक कह सकते हो एथिक्स, इट यू हैव टू फॉलो इट. तो इसमें लिखा डोनर फैमिली डिटेल मस्ट रिमेन प्राइवेट अनलेस कंसेंटेड. ऑफ कोर्स ऐसे थोड़ी ना सभी रिसिपेंट्स को शेयर कर दिया, मीडिया कैन एक्सेस डोनर डिटेल्स. नो, कोऑर्डिनेटर में शेयर डोनर हिस्ट्री विद नेबर्स ना, ऐसा नहीं होता. सो आंसर विल बी डोनर फैमिली डिटेल मस्ट रिमेन प्राइवेट अनलेस कंसेंटेड. कंसेंट होना जरूरी है. नाउ की सोशल एडवांटेज ऑफ डिसीज डोनेशन इज, नाउ इसका आंसर क्या होगा की सोशल एडवांटेज. देखो जो डिसीज डोनर है, जिसका जो ब्रेन डेड है, वो क्या क्या दे सकता है. एक तो हार्ट दे सकता है, he can donate lungs, liver, even though kidneys, pancreas, intestine, corneas, ये दे सकता है. ठीक है. वन डोनर कैन सेव और इंप्रूव लिव ऑफ मेनी पेशेंट एज वी नो. लिविंग डोनर क्या होता है, ये सिर्फ यूजुअली अगर ये देखो ये बात करें हम डिसीज्ड के, जो खत्म हो चुके हैं, वो इतनी चीजें दे सकते हैं. लेकिन अगर लीवर डोनर है, मतलब जो जिंदा है, बेसिकली यूज वो डोनेट करता है या तो वन किडनी दे दिया कि भाई मैं जिंदा हूं, एक किडनी पे तो मैं भी तो जीना चाहूँ, या फिर लीवर का कोई पार्ट दे दिया, पार्ट ऑफ लीवर. ठीक है, ये दे सकता है. तो इसमें बोल रहा है कि नो रिस्क टू एनीवन, ऐसा तो कुछ नहीं है, रिस्क तो किसी को भी है ना. वन डोनर कैन हेल्प मल्टीपल रिसिपेंट्स. देखो हार्ट वाला भी खुश हो सकता है, लंग्स वाला, लीवर, किडनीज, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन और कॉर्निया वाला. तो इसका आंसर होगा कि सोशल एडवांटेज ऑफ डिसीज डोनर का क्या है कि एक डोनर से मल्टीपल रिसिपेंट हो सकता है, लेकिन जो जिंदा है डोनर
वो एक किडनी दे सकता है या लीवर पेनक्रिया मतलब लीवर का कुछ पार्ट दे सकता है, मतलब एक लिविंग डोनर है वो एक ही आदमी को फायदा पहुंचा सकता है। तो एथिकल इश्यूज ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। विच कंसेंट मॉडल इज फॉलोड इन इंडिया? ऑफ कोर्स मैंने पहले बोल दिया प्रिज्यूम्ड कंसेंट और एक्सप्लिसिट कंसेंट। दोबारा से मैं इसको, एक होता है प्रिज्यूम्ड कंसेंट और एक होता है एक्सप्लिसिट कंसेंट। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दिस। प्रिज्यूम्ड कंसेंट का मतलब होता है ऑप्ट आउट और इसका मतलब होता है ऑप्ट इन। अब ये क्या है, बला बला सी, हम इसमें कंसिडर करते हैं कि पर्सन इज डोनर अनलेस दे रिफ्यूज अर्लियर। मतलब विदेशों में क्या होता है, हर आदमी को ऐसे बोल समझ लेते हैं डॉक्टर कि डोनर ही है। ऐसे पूछेंगे ला चलो भाई दे दो, चलो भाई दे दो, चलो भाई दे दो, चलो भाई दे दो, चलो भाई दो, फिर ये मना करेंगे नो 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 नो। इंडिया में क्या होगा, हर आदमी को डोनर नहीं समझा जाता है। सबको पूछा जाएगा आप डोनेट करना चाहोगे, आप डोनेट करना चाहोगे, आप डोनेट करना चाहोगे, आप डोनेट करना चाहोगे। अगर इसमें कोई यस बोला और इसमें कोई नो बोला, इसमें बेसिकली नो बोला जाता है, इसमें कोई यस बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिज्यूम कंसेंट का मतलब होता है ऑलरेडी वी हैव कंसिडर्ड कि एवरी पर्सन इन दिस कंट्री इज डोनर अनलेस दे रिफ्यूज इट। और एक्सप्लिसिट कंसेंट का मतलब होता है ऑर्गन कैन बी डोनेटेड ओनली इफ देयर इज क्लियर कंसेंट फ्रॉम पर्सन और फैमिली, ठीक है। और इंडिया के थोटा एक्ट में हमेशा कौन सा आता है, एक्सप्लिसिट कंसेंट, फैमिली अप्रूवल रिक्वायर्ड। ऑफ कोर्स बिना फैमिली के आप नहीं दे सकते, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पे मना किया जाता है। If some family members oppose organ donation despite the patient's pledges, the coordination, what coordinator should? सोच लो कि कोई पेशेंट है वो ये प्लेस कर लिया जिंदा रहने रहते, जैसे गौतम गंभीर है। गौतम गंभीर ने आज तो बोल दिया कि मेरे मरने के बाद में मेरे जितने भी पार्ट्स है वो मैं डोनेट कर दूंगा, और उसके बाद में फैमिली पर्सन को मना कर दे तो क्या करना चाहिए? कोऑर्डिनेटर का पहले रोल क्या होना चाहिए? सबसे पहले ही विल प्रोवाइड क्लियर कंपेशनेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। देन वो क्या करेगा, सबसे पहले जो भी कंपेशनेट इंफॉर्मेशन है उसको देगा कि दया भावना वाली बात है और क्लियर जो भी बात है। फिर उसकी फैमिली को वो क्या करेगा, उसकी फैमिली को हेल्प करेगा वो अंडरस्टैंड द पेशेंट्स विश एंड द प्रोसेस। क्या 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 प्रोसेस होगी, कोई डरने की जरूरत नहीं है, चलो गौतम गंभीर जी खत्म हो गए तो हो गए, कोई इश्यू नहीं है। फिर उनकी फैमिली को वो इमोशनली सपोर्ट करेंगे और जो भी अवॉइड कोर्जन और प्रेशर, बिना प्रेशर के इमोशनली सपोर्ट करना बहुत जरूरी। देन आफ्टर वो फाइनल डिसीजन होगा, मस्ट फॉलो विद लॉ प्लस हॉस्पिटल पॉलिसीज, ठीक है। आर्ग्यू करना फालतू का, अग्रेसिव होना, मीडिया प्रेशर में आके बोल देना क्यों क्यों नहीं करना चाह रहे हो, करना ही पड़ेगा, गौतम गंभीर जी ने तो बोला था, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा, फैसिलिटेट काम डिस्कशन एंड रेस्पेक्ट फाइनली फैमिली डिस्कशंस, ठीक है। सो फॉर टुडे दैट इज इनफ। विल ब्रिंग द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट और टुमारो, और इसका जरूर देखना, और अपने जो भी है प्लीज डू फॉलो मी एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑफकोर्स, और कमेंट जरूर कर दिया करो आफ्टर वॉचिंग दिस। और इसका जितना भी मटेरियल है मैं ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन सी डायरेक्टली दीज क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन। नहीं आता है तो मैं यही कहीं नहीं जा रहा, इनके बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आएंगे। जितने भी मैं आपको एमसीक्यू सीरीज लेके आ रहा हूँ, अगर आप एमसीक्यू सीरीज को भी करके चले जाते हो ना तो यू कैन गेट अराउंड 60 आउट ऑफ 80 सिर्फ एमसीक्यू सीरीज के थ्रू। और बाकी का मैं आपको ऑलरेडी आई हो प्रोवाइडेड द नोट्स, बिल्कुल नोट्स और बुक्स आर वेरी लेंथी पढ़ने के लिए। मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ, उसमें काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी लिखी रहती है, बट अल्टीमेटली हमारा गोल यही है कि हमें एग्जाम में मार्क्स लाने हैं। तो कल के लिए बाय, आज के लिए बाय, और कल के लिए विल सी लेटर। और सब्सक्राइब करना, कमेंट और लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है।